शादी के मंडप में जब राहुल ने मेरा हाथ थामा तो मुझे लगा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में आ गिरी हैं। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में बैंक में सीनियर मैनेजर थे। हैंडसम थे और बातचीत में इतने कुशल कि पहली ही नज़र में कोई भी उनका मुरीद हो जाए। शादी के शुरुआती दिन किसी हसीन सपने जैसे थे। राहुल मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उस सुनहरे पर्दे के पीछे क्या छिपा था इसका अंदाज़ा मुझे तब तक नहीं था जब तक हम दिल्ली शिफ्ट नहीं हो गए। शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हुई। एक दिन मैं अपनी कॉलेज की सहेली तान्या से फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। राहुल ने ऑफिस से आते ही पूछा, किससे बात हो रही थी इतनी खुश होकर? मैंने कहा, तान्या थी। राहुल मुस्कुराए और बोली, तान्या, पर तुम्हारी हंसी की आवाज़ तो ऐसी थी जैसे किसी मेल फ्रेंड से बात कर रही हो। वैसे भी शादी के बाद इन सहेलियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये अक्सर घर तुड़वाती हैं। उस वक्त मुझे लगा कि शायद राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए थोड़े पॉजिटिव हैं। धीरे धीरे राहुल का यह प्यार एक पिंजड़े में बदलने लगा। मैं बचपन से ही खुले विचारों की थी और हंसमुख स्वभाव के कारण पड़ोसियों से जल्दी घुल मिल जाती थी। हमारे फ्लैट के सामने एक रिटायर्ड बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनके घर उनका पोता, जो कि मुझसे काफ़ी छोटा था, कभी कभी आता था। एक दिन उसने सीढ़ियों पर मुझसे बस इतना पूछ लिया, दीदी, सोसाइटी का वाईफाई पासवर्ड क्या है? शाम को राहुल ने घर आते ही सीधे सवाल किया, आज उस लड़के के साथ सीढ़ियों पर क्या गुफ्तगू हो रही थी? मैंने हैरान होकर कहा, वह बस वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा था राहुल। राहुल की आंखें तल्ख हो गई। पासवर्ड? क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल के लड़के कितने शातिर होते हैं? और तुम इतनी सज धज कर बाहर क्यों खड़ी थी? क्या ज़रूरत है हर राह चलते से दांत निपोड़ने की? तुम बहुत भोली हो काव्या, तुम्हें पुरुषों की गंदी नज़रों का अंदाज़ा नहीं है। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ। जब भी मैं उनके इस शक का विरोध करती, वह अचानक बहुत भावुक हो जाते, मेरे आंसू पोंछते हुए कहते, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ काव्या। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे डर लगता है कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। उनकी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे मैं निहत्थी हो जाती और चुप रह जाती। हद तो तब हो गई जब राहुल ने मेरे मायके वालों पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मैं जब भी अपनी माँ को फ़ोन करती, राहुल आसपास ही मंडराते रहते। एक बार माँ ने बातों बातों में कह दिया कि हमारे पुराने पड़ोसी का बेटा राहुल, संयोग से उसका नाम भी राहुल था, विदेश से आया है और सबसे मिल रहा है। बस फिर क्या था, राहुल के हाथ जैसे कोई सबूत लग गया। अच्छा, तो तुम्हारी माँ तुम्हें पुराने आशिकों की याद दिला रही है? तभी मैं सोचो कि तुम्हारा मन यहाँ क्यों नहीं लगता। तुम्हारी माँ ही तुम्हारी शह दे रही है। मैंने रोते हुए कहा, वह सिर्फ एक पड़ोसी है राहुल, प्लीज़ मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। लेकिन राहुल ने एक दिन के बाद से मेरा फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे फ़ोन में एक ट्रैकिंग ऐप डाल दिया, यह कहकर कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, मुझे तुम्हारी लोकेशन पता होनी चाहिए। पर असल में वह यह देखना चाहते थे कि मैं दिन भर में किससे मिलती हूँ और कहाँ जाती हूँ।
जब मैंने अपनी चाची और भाभी को इस बारे में बताना चाहा तो उन्होंने भी मुझे यही सलाह दी। शुरुआत में पति पत्नी में ऐसा होता है, जब बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पुरुष स्वभाव से थोड़े शक्की होते हैं, तुम्हें ही थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। शादी के 2 साल बीत चुके थे। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरा आत्मविश्वास शून्य हो चुका था। मैं घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी कि कहीं राहुल को कोई गलतफहमी न हो जाए। इसी बीच एक दिन हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जहां मानसिक स्वास्थ्य और टॉक्सिक रिलेशनशिप पर बात हो रही थी। राहुल उस दिन शहर से बाहर थे, इसलिए मैं वहां चली गई। वहां मुख्य वक्ता के रूप में मेरी कॉलेज की सीनियर अंजलि दीदी आई थी, जो अब एक जानी मानी काउंसलर और सोशल वर्कर थी। उन्होंने मंच से जब नर्सिसिस्टिक बिहेवियर और गैस लाइटिंग के लक्षण बताए, साथी का ज़रूरत से ज़्यादा शक करना, आपको आपके परिवार और दोस्तों से अलग थलग कर देना, हर बातों में आपकी ही गलती साबित करना और बाद में प्यार का नाटक करना, तो मुझे लगा जैसे वह मेरी ही कहानी सुना रही हूँ। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं अंजलि दीदी से अकेले में मिली। उन्हें देखते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुनाई। अंजलि दीदी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, काव्या, यह प्यार नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है जिसे नियंत्रण करने की सनक कहते हैं। तुम राहुल की पत्नी नहीं बल्कि उनकी बंधक बन चुकी हो। अगर तुम आज इस दलदल से नहीं निकली तो तुम कभी सांस नहीं ले पाओगी। अपने वजूद को बचाने के लिए तुम्हें कदम उठाना ही होगा। अंजलि दीदी की मदद से मैंने हिम्मत जुटाई। जब राहुल अगली बार टूर से लौटे तो मैंने साफ कह दिया कि मैं इस घुटन भरे रिश्ते में और नहीं रह सकती। यह सुनते ही राहुल का वही पुराना रूप बाहर आ गया। पहले वह चिल्लाए, तुम बदचलन हो, तुम्हारा जरूर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। जब उन्होंने देखा कि मैं डरी नहीं तो वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। काव्या, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा और पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। लेकिन इस बार मैं उनके इस ड्रामे को पहचान चुकी थी। अंजलि दीदी की संस्था की मदद से मैंने पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दिया। राहुल ने मुझे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, कोर्ट में झूठे आरोप लगाए कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन अंजलि दीदी के लिए कानूनी और मानसिक संबल के कारण मैं अड़ी रही। आज जब कोर्ट के जज ने हमारे तलाक के कागज़ों पर आखिरी दस्तखत किए और वो पेपर मेरे हाथ में आए तो कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली की उस प्रदूषित हवा में भी आज मुझे ज़िंदगी की सबसे साफ और आज़ाद सांस महसूस हो रही थी। मेरी अदृश्य बेड़ियाँ आखिरकार टूट चुकी थी। कोर्ट रूम से बाहर कदम रखते ही धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो पहली बार उसमें तपिश नहीं बल्कि एक नई सुबह की गर्माहट महसूस हुई। अंजलि दीदी ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो काव्या, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होती है। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन और डर अब भी दुबका हुआ था।
अदालत की लड़ाई तो जीत ली थी, पर खुद के भीतर के बिखराव को समेटना अभी बाकी था। मैं सीधे अपने मायके पहुंची। माँ ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद इस बात के कि वे उनकी बेटी का घर टूट गया, पर इस बात का शकून था कि उनकी बेटी जिंदा लौट आई थी। चाची और भाभी के चेहरों पर अब भी थोड़ी हिचक थी। समाज के तानों का डर उनके माथे पर साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब किसी और की नज़र से खुद को नहीं देखूंगी। शुरुआती कुछ हफ्ते बेहद मुश्किल थे। कभी फ़ोन की घंटी बजती तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता कि कहीं राहुल का फ़ोन ना हो। कई बार रात को सोते हुए मुझे लगता कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। अंजलि दीदी ने मेरा हौसला बनाए रखा और मुझे अपने एनजीओ में एक वॉलंटियर के रूप में शामिल होने की सलाह दी। वहाँ मैंने देखा कि मैं अकेली नहीं थी। मेरे जैसी न जाने कितनी महिलाएं थीं जो प्यार के नाम पर रोज़ घुट रही थी। दूसरों का दुख देखकर और उन्हें हिम्मत देते देते धीरे धीरे मेरा अपना घाव भी भरने लगा। मैंने अपनी रुकी हुई पढ़ाई पूरी करने का फ़ैसला किया और साइकोलॉजी में एक ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। तलाक के करीब 6 महीने बाद एक शाम मैं एनजीओ से घर लौट रही थी। अचानक एक मोड़ पर एक जानी पहचानी गाड़ी आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ तो अंदर राहुल बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी रीढ़ में एक सिरहन दौड़ गई। वह गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर अब वो पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि वह काफ़ी कमज़ोर और बिखरे हुए लग रहे थे। वह मेरे करीब आए और बेहद धीमी आवाज़ में बोले, काव्या, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने खुद को मजबूत किया और वहीं खड़ी रही। कहो राहुल, अब हमारे बीच क्या है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बर्बाद हो चुका हूँ काव्या। ऑफिस में सब मेरे इस तलाक के बारे में बात करते हैं। मेरी माँ बीमार रहने लगी है। मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या खो दिया। मैं थेरेपी ले रहा हूँ, कसम से। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। एक पल के लिए मेरे मन में पुरानी यादें कौंधी। वही घुटनों के बल बैठकर रोने वाला राहुल जो मुझे हमेशा कमज़ोर कर देता था। लेकिन तब मुझे वो दिन याद आए जब मैं अपने ही घर में एक कैदी की तरह जी रही थी, जब मेरी हंसी पर पहरे लगा दिए गए थे। मैंने गहरी सांस ली और राहुल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, राहुल, मुझे खुशी है कि तुम थेरेपी ले रहे हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन यह बदलाव तुम्हें अपने लिए करना होगा, मेरे लिए नहीं। तुमने जो घाव दिए उन्होंने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ खुद के दम पर हूँ। मैं उस पिंजड़े में दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। यह कहकर मैं बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई। पीछे राहुल का रोना या पुकारना अब मुझ पर बेअसर था। आज उस बात को 2 साल बीत चुके थे। मैं अब अंजलि दीदी के एनजीओ में एक फुल टाइम काउंसलर बन चुकी थी। अब मैं उन लड़कियों और महिलाओं को रास्ता दिखाती हूँ जो कभी मेरी तरह डरी सहमी रहती थी। मैंने अपना एक छोटा सा फ्लैट भी ले लिया है, जहाँ कोई ट्रैकिंग ऐप नहीं है, कोई जासूसी करने वाला नहीं है। शाम को जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर चाय पीती हूँ तो सामने वाली बिल्डिंग के लोग भी मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। मैं भी बेझिझक मुस्कुराकर उनका अभिवादन करती हूँ। अब मुझे किसी को वाईफाई पासवर्ड बताने के लिए या किसी से हंसकर बात करने के लिए सफाई नहीं देनी पड़ती।
राहुल के दिए घाव अब भर चुके हैं, बस एक निशान बाकी है जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मैं अब किसी की कठपुतली नहीं, अपनी ज़िंदगी की खुद लेखिका हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।